Hi everyone, this is Rajesh Singh. Welcome back to the RJS Academy. Today we are going to start a new chapter under cost accounting is service and operating costing. Okay, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सीए में इंटर और सीए इंटर सिलेबस में आपको मेथड ऑफ कॉस्टिंग पढ़नी है, जिसके अंदर टोटल हमारे ये 5 चैप्टर्स हैं। पहला सर्विस, दूसरा जॉब, तीसरा बैच, कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोसेस कॉस्टिंग आपको पढ़नी है। अच्छा, इनका जो वेटेज है ना सिलेबस में, वो मिनिमम 30 टू 40 मार्क्स के अराउंड है। ठीक है, तो भैया क्या ये एग्ज़ाम में सारे चैप्टर्स आते हैं? नहीं, देखिए एग्ज़ाम में ना जहाँ तक मुझे समझ आता है, एक पैटर्न फॉलो होता है जिसमें वो लोग क्या करते हैं कि कोई भी चैप्टर, इन पाँचों में से कोई भी 3 चैप्टर में से फुल फ्लेज क्वेश्चन डाल देते हैं, जो कि 8 टू 10 मार्क्स के अराउंड होते हैं। ठीक है, और रिमेनिंग कोई भी 2 चैप्टर्स जो रह गए, उनमें से एमसीक्यूज़ वगैरह के फॉर्म में या ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आपको डाल देते हैं। कैसे भी करके वो 30 टू 40 मार्क्स आपके कवर कर देते हैं, लेकिन आता ज़रूर है। ठीक है, देखिए अभी ये जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 2021 सीएमए इंटर, जिसमें ना प्रोसेस कॉस्टिंग 12 मार्क्स का आया था। ठीक है, 8 मार्क्स से आपको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पूछी गई थी। बैच कॉस्टिंग के भी क्वेश्चन 5 टू 6 मार्क्स के आए थे, और रिमेनिंग जो 2 रह गया, जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट, इसमें से ना ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में इनसे पूछे गए थे। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये सारे चैप्टर्स ना बेहद ही इजी हैं। थोड़े थोड़े छोटे छोटे आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं और इजीली आप इन्हें सब कर पाएंगे। तो मैं तो इन 5 चैप्टर को इसी सीरीज़ में कराऊंगा। आपको क्या करने हैं, अच्छे से सीखने हैं और एग्ज़ाम में इसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठाना है। फ़ायदा क्या उठाना है, बस आप इसे अच्छे से सीखें और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करें। आइए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला सर्विस एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। देखिए भैया ये क्या होता है सर्विस एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। उससे पहले आप देखिए, आप जानते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ना 2 टाइप्स के ही होते हैं। पहले वो लोग जो गुड्स में डील करते हैं और दूसरे वो लोग जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ओके भैया, आप जानते हैं कि पहले वो लोग जो गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, इसके बारे में हम ज़्यादा जानते हैं कि भैया गुड्स मैन्युफैक्चर करो, सेल करो, प्रॉफिट अर्न करो, हो गया बिजनेस। ओके, दूसरा जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये लोग कौन कौन से होते हैं। देखिए वैसे तो सर्विस इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, जैसे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी, ये लोग भी सर्विस प्रोवाइड करती हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ट्रांसपोर्ट, होटल एंड हॉस्पिटल इंडस्ट्री, ये सभी क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या हमें सबकी कॉस्टिंग करनी सीखनी है? नहीं, आपके सिलेबस में ना मेनली 3 ही इंडस्ट्री के बारे में दिया गया है, आपको पढ़ना है और उनकी कॉस्टिंग करनी है। पहला ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, दूसरा होटल इंडस्ट्री और तीसरा हॉस्पिटल इंडस्ट्री। ओके, देखिए ये जो होटल और हॉस्पिटल इंडस्ट्री है ना, ये बहुत ही छोटे हैं, मतलब एक एक क्लास में ना, एक एक घंटे के एक क्लास में ये नहीं पढ़ जाएंगे। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इसके अंदर ना आपको 3 और के बारे में पढ़ना है। जैसे एक बात बताइए आप, ट्रांसपोर्ट तो सिर्फ 2 ही चीज़ों का हो सकता है ना, या तो पैसेंजर का या फिर गुड्स का। हाँ जी, देखिए जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है, इसमें हमें 2 के बारे में पढ़ना है। पहला बस ट्रांसपोर्ट और टैक्सी ट्रांसपोर्ट। बस वैसे रेलवे वगैरह भी होती हैं, वो भी तो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, हमें उन सब के बारे में नहीं पढ़ना। बहुत ही लिमिटेड चैप्टर है, लिमिटेड एरिया को कवर किया गया है इसमें, तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और जो दूसरा है गुड्स ट्रांसपोर्ट, उसमें हमें ट्रक ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ना है। अच्छा भैया, समझ में तो आ गया कि हमें बहुत ही लिमिटेड पढ़ना है, लेकिन हमें एग्जैक्टली कैलकुलेट क्या करना है इस चैप्टर में। देखिए कुछ कैलकुलेट नहीं करना। कोई भी बिजनेसमैन आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या जानना चाहेगा कि टोटल कॉस्ट पूरे साल में कितना वो इनकर कर रहा है, साथ में उसकी प्रॉफिट कितनी अर्न हुई वो आपको बताना है, और तीसरा टोटल सेल कितना प्रोसीड किया आपको वो बताना है। ठीक है, तो बस इतना ही आपको इसमें बताना है और ये चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा। कैलकुलेशन इस चैप्टर के बहुत ही इजी हैं, इवन मैं कहूँ तो एक 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट कर देगा। ठीक है, इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट है ना, वो इसके सारे कॉन्सेप्ट हैं। ये थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि ना हम मतलब ट्रैवल करना तो जानते हैं बस में, लेकिन ना उसकी कैलकुलेशन हमारे लिए थोड़ी सी अलग हो जाती है। इस बिज़नेस के बारे में ना ज़्यादा हम जानते नहीं हैं।
ठीक है। तो कोई नहीं, हम इसे बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे, इसके सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और आपको तो पता ही है, मैं कुछ इसके एग्जाम्पल्स कराऊंगा और सीएमए इंटर स्टडी मटेरियल में जितने रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से मैं सारे के सारे आंसर करूंगा और आपको सिखाऊंगा। ओके, आप बने रहें मेरे साथ। आइए इस चैप्टर को हम एक बार फिर से शुरू करते हैं। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हमारे सिलेबस में ये है, ठीक है। कुछ नहीं, इस चैप्टर का बस एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आपको ना सेलिंग प्राइस ऑफ सर्विसेज कैलकुलेट करना आ जाए। अच्छा, सेलिंग प्राइस ऑफ सर्विसेज, ठीक है, कैसे निकालेंगे हम इस चैप्टर में वो आप देखेंगे। कुछ नहीं करना, आप जानते हैं कि कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए, कोई भी सेल प्रोसीड निकालने के लिए आपको दो ही चीज़ तो आप करते हैं। टोटल कॉस्ट में आप ऐड कर देते हैं डिज़ायर्ड प्रॉफिट, तो वो आपका क्या निकल के चला आता है, आपकी रेवेन्यू निकल के चली आती है, आपकी सेल प्रोसीड निकल के चली आती है। उसी को इस चैप्टर में हम क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ सर्विसेज। ओके, तो भैया यहाँ पे इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, हाँ जी, वो हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट के साथ साथ ना मैंने इस चैप्टर में आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा है, क्योंकि अब ना सीएमए में मैंने देखा कि पिछले 2 अटेम्प्ट से जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ना, ठीक है, वो ऑनलाइन हो रहे हैं। और ज़्यादातर जो फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ उसमें तो मैक्सिमम इवन 60 to 70% जो हुए क्वेश्चंस वो ऑब्जेक्टिव ही थे, ठीक है। इस बार भी जो एग्ज़ाम हुए इसमें भी अच्छे खासे 40 मार्क्स का आपको सिर्फ तो ऑब्जेक्टिव मिले, रिमेनिंग सब्जेक्टिव थे, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट भी सीखें और साथ ही साथ जितने भी प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएंगे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो भी आप मेरे साथ सीखेंगे। ओके, तो भैया इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या था वो आपने बताया नहीं। देखिए, आप जानते हैं इस चैप्टर का एक ही ऑब्जेक्टिव है, सेलिंग प्राइस ऑफ सर्विसेज कंप्यूट करना, कैलकुलेट करना, ठीक है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ थोड़ा सा हम लिखेंगे, द मेन ऑब्जेक्टिव of operating costing is to compute the selling price of services. ओके, तो भैया हम कैलकुलेट कैसे करेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ सर्विसेज। अभी तो मैंने आपको बताया कि सेलिंग प्राइस ऑफ सर्विसेज का फॉर्मूला होगा हमारा, आप लिखेंगे मेरे साथ, सेलिंग प्राइस ऑफ सर्विसेज इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट। यही तो आप हर जगह करते हैं, बिल्कुल भैया। अच्छा, ये टोटल कॉस्ट आप इस चैप्टर में कैसे निकालेंगे। देखिए, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए ना हमें एक कॉस्ट शीट बनानी होगी जिसके हेल्प से हम ये इजीली निकाल पाएंगे। और डिज़ायर्ड प्रॉफिट हो सकता है कि कोई बिजनेसमैन वो चाहता होगा कि मुझे इतना परसेंट ना 20% 30% एक सर्टेन अमाउंट से मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो हम उसे ऐड कर देंगे और दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे हमारी सेल प्रोसीड या फिर रेवेन्यू कैलकुलेट होके चली जाएगी। तो ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे इस चैप्टर में ना छोटे छोटे ऐसे टर्म्स हैं जो हमें सीखना बहुत ज़रूरी है, तो आइए उन्हें हम अब डिस्कस करते हैं। देखिए, डिज़ायर्ड प्रॉफिट बताना तो बहुत इजी है, वो एक सर्टेन अमाउंट से परसेंटेज गिवन होगी जो कि हम निकाल देंगे, या तो वो सेल बेसिस पे होगी या फिर कॉस्ट बेसिस पे। जो मेन इंपॉर्टेंट है ना इसमें कैलकुलेट करना वो टोटल कॉस्ट है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये तो हम कॉस्ट शीट बना के फाइंड आउट कर लेंगे, बट ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में ना जो इनकी कॉस्ट हैं वो काफ़ी अलग होंगे। हमें लगेगा कि मतलब क्योंकि हम ज़्यादा ना इसके बारे में जानते नहीं हैं, तो कोई नहीं, मैं क्या करूँगा, इसके कॉस्ट को ना 3
अलग अलग कैटेगरी में ना बाइफरकेट कर दूंगा। फर्स्ट इनके फिक्स कॉस्ट कौन से होते हैं, दूसरे इनके वेरिएबल कॉस्ट कौन से होते हैं, और तीसरा सेमी वेरिएबल अगर कोई कॉस्ट है तो वो कौन कौन से होते हैं। इसकी हेल्प से ना हम इजीली इनके टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आइए आप मेरे साथ इनके हम कुछ कॉस्ट के बारे में देखते हैं। ओके, मैं इस शीट को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ओके, आइए, जैसा कि मैंने कहा कि इनके टोटल कॉस्ट को मैंने 3 अलग अलग कैटेगरी में बाइफरकेट कर दूंगा, बांट दूंगा उन्हें। ठीक है, आइए देखिए, फिक्स कॉस्ट हमें समझने होंगे कि इनके ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में इनके फिक्स कॉस्ट क्या क्या होते होंगे। आप खुद ही समझिए, अगर आप मान लीजिए, अज्यूम कीजिए कि आप खुद एक ट्रांसपोर्टर हैं, ठीक है, आपकी बसेस चलती हैं, तो कौन कौन से आपके एक्सपेंसेस हो जाएंगे फिक्स। देखिए, आप हो सकता है जहाँ से अपने बिज़नेस को ऑपरेट कर रहे हैं, कोई गैराज है, कोई ऑफिस है, कोई बिल्डिंग है, उसका आपको रेंट देना होगा, वो आपके फिक्स कॉस्ट कहलाएंगे। ओके, इनके अलावा और क्या, इंश्योरेंस आपने करा रखा होगा अपनी गाड़ियों का, वो आपका फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। ड्राइवर को या क्लीनर को या फिर और जितने भी स्टाफ्स रख रखे हैं मेंटेन करने के लिए, आपने सुपरवाइज़र रख रखे हैं, उन सबको आप सैलरी देते होंगे, वो भी आपके फिक्स एक्सपेंसेस हैं। हाँ जी भैया, ये तो बहुत सारे निकल के चले आए, बिल्कुल। ओके, आइए हम कुछ एक्सपेंसेस इनके नोट करते हैं और साथ ही साथ हम फिक्स, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल को समझते हैं। देखिए, ये तो आप जानते हैं, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिक्स कॉस्ट भैया कौन से होते हैं, अरे वही तो, अगर हम ट्रांसपोर्ट कंपनी के बारे में बात करें तो ये कहाँ से इनकी अर्निंग होती है जी, बस चला के इनकी इनकम अर्न होती है। अब इनकी बस चले या ना चले, ठीक है, जो फिक्स कॉस्ट हैं वो तो फिक्स रहेंगे ही रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि जो ड्राइवर इन्होंने रख रखे हैं, उन्हें जो सैलरी देनी है, जो प्रीमाइसेस का रेंट देना है, बिल्डिंग का रेंट देना है, गैराज का रेंट देना है, वो डिपेंड नहीं करता ना कि इनकी बस चलेगी तभी ये रेंट देंगे। आप चाहे ज़्यादा बस चलाओ, ज़्यादा इनकम अर्न करो, कम कमाओ या चलाओ ही ना बस, रेंट तो आपको देना पड़ेगा, सैलरी तो आपको देनी पड़ेगी। ये सारे एक्सपेंसेस इनके कौन से हो जाएंगे, फिक्स्ड एक्सपेंसेस हो जाएंगे। देखिए, इसमें ना जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको स्टैंडिंग चार्जेस कहा जाता है ट्रांसपोर्ट के अंदर। ओके, जो वेरिएबल कॉस्ट है ना उसे ये लोग रनिंग चार्जेस कहते हैं, ठीक है, और जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, कॉस्ट है, उसे ये लोग मेंटेनेंस चार्जेस कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों थोड़ा थोड़ा आपको समझना होगा, चीज़ वही है, बस नाम अलग रख दिए गए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए कुछ और हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखते हैं, समझते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू सही से क्लियर करते हैं। आइए देखिए, जैसे फिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये ना टाइम पीरियड कॉस्ट होते हैं, एक सर्टेन टाइम के लिए फिक्स होते हैं कि जी मंथली बेसिस पे आपको रेंट तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब चाहे आप अपना बिजनेस करो या ना करो, ठीक है, या मतलब गाड़ी चलाओ या ना चलाओ। तो मैं इसे क्या लिखूँगा कि दीज आर, आप भी मेरे साथ लिखेंगे, दीज आर टाइम पीरियड कॉस्ट। ओके भैया, इसका मतलब कुछ नहीं, एक सर्टेन पीरियड के लिए जो फिक्स होते हैं वो डिपेंड नहीं करते कि आपकी बसेस चल रही हैं या नहीं चल रही है, उसे हम फिक्स ही तो कहेंगे। वही एक सर्टेन टाइम के लिए जो फिक्स होते हैं, इन्हें हम टाइम पीरियड कॉस्ट कहते हैं। ओके भैया, एग्जाम्पल इसमें क्या क्या थे, मैं भूल गया। अच्छा देखिए, एग्जाम्पल के लिए हमने अभी क्या डिस्कस किया था, जैसे रेंट ऑफ बिल्डिंग, रेंट ऑफ, आई होप आपको विजिबल हो रहा हो। अच्छा, बिल्डिंग के साथ साथ हमने गैराज भी देखा था, जहाँ भी जो भी प्रेमाइसेस में आप लोग बिज़नेस अपना कर रहे हैं वहाँ का रेंट जा रहा है वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। ओके, अच्छा, हम ना क्या करेंगे कि पर मंथ बेसिस पे लेके चलेंगे, ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। ठीक है, हम एनुअली एक ही बार में कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम पर मंथ लेके चलेंगे और लास्ट में अगर एनुअली हमसे पूछा जा रहा है तो हम एनुअली इसे कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 12 कर देंगे। ओके, इसमें कुछ और भी थे भैया, हाँ था ना, ड्राइवर सैलरी या फिर क्लीनर सैलरी, जो भी स्टाफ इन्होंने रख रखे हैं उनके सारे सैलरी, बहुत कुछ इस सब में इसमें कवर्ड हो जाएगा। अच्छा, क्या इस बात से फ़र्क पड़ता है कि और बिज़नेस हमारी ज़्यादा चले, गाड़ियाँ हमारी ज़्यादा चल रही है, हमें इनकम ज़्यादा हो रहा है तो ये एक्सपेंसेस ज़्यादा अकर होंगे या फिर कम चलेगा?
बिजनेस हमारा मतलब कम चल रहा है, प्रॉफिट हमें कम हो रहा है, तो ये खर्चे हमारे कम हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं भैया, ऐसा तो वेरिएबल कॉस्ट में होता है, फिक्स कॉस्ट में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो हम क्या लिखेंगे, दीज कॉस्ट विल नॉट इंक्रीज और डिक्रीज, दिस cost will not increase or decrease according to मैं क्या लिखूं, बसें चल रही हैं, अकॉर्डिंग टू एक्चुअल रनिंग ऑफ द व्हीकल। ओके, ये थोड़े छोटे हो जा रहे हैं, बट आई होप ये अच्छे से विजिबल हो रहा हो आपको। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि जो है स्टैंडिंग चार्जेस हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं जी। बिल्डिंग प्रीमाइसेस का रेंट फिक्स जो होते हैं, ड्राइवर, क्लीनर, स्टाफ, सुपरवाइज़र, इन सब के सैलरी। ठीक है, और ये कॉस्ट क्या होता है, दिस कॉस्ट विल नॉट इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू एक्चुअल रनिंग ऑफ व्हीकल। ठीक है, ज़्यादा चले कम चले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जो चार्जेस हैं वो हमेशा फिक्स रहेंगे। अच्छा, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम फिक्स कॉस्ट को क्या कहते हैं, स्टैंडिंग चार्जेस। ओके भैया, ये हमें अब अच्छे से क्लियर हो गया। जब हम कॉस्ट शीट बनाएंगे ना तो इन सब का बहुत यूज़ है, तब आपको ना थोड़ा ये अजीब सा ना लगे कि यार स्टैंडिंग चार्जेस अब ये क्या होते हैं, कहाँ से आ गए। ठीक है, तो अभी थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, बट आप कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखते चलें। प्रैक्टिकल का क्या है वो आप 2-2 मिनट में समझेंगे। मॉड्यूल में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो 8 से 10 मिनट में आपसे ना हो पाए। आप उसे इजीली मैक्सिमम 10 से 15 मिनट में तो आप जो टफ़ क्वेश्चन है उन्हें आप कर देंगे, और जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो 2-4 मिनट वाले भी हैं। ठीक है, सब कुछ जो इम्पॉर्टेंट है वो कॉन्सेप्ट है, आप प्लीज़ उन्हें सीखते चलें। ओके भैया, हमने फिक्स तो मतलब स्टैंडिंग चार्जेस तो सीख लिए, अब रनिंग चार्जेस में क्या क्या कंसीडर हो सकते हैं। देखिए, ये अपने नाम से ही क्लियर है कि रनिंग चार्जेस, बस को रन करने के लिए क्या क्या चाहिए। अच्छा, ये जो होते हैं ना, ये वेरिएबल कॉस्ट भी हम इन्हें कहते हैं, वो तो आप जानते ही हैं। जैसे फ्यूल हो गया, ऑयल हो गया, गाड़ी जितनी ज़्यादा चलेगी उतना ज़्यादा फ्यूल लगेगा, उतना ज़्यादा ऑयल लगेंगे, लुब्रिकेंट्स लगेंगे। ठीक है, ये सारे क्या हो जाते हैं, हमारे रनिंग चार्जेस हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे वेरिएबल वो जो गाड़ी जितना ज़्यादा चलेगी उतने ये वाले एक्सपेंसेस ज़्यादा इनकर्ड होंगे, गाड़ी कम चलेगी ये कम इनकर होंगे, नहीं चलेगी नहीं इनकर होंगे। जैसे ऑयल और फ्यूल के बारे में आप देखिए, फ्यूल कब लगता है, जब गाड़ी चलती है, जब चलेगी ना तो क्या फ्यूल लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसे कॉस्ट को हम यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट या फिर रनिंग चार्जेस कहते हैं। तो इसे मैं क्या लिखूँगा, इनके एग्जाम्पल्स में आप मुझे बताइए क्या लिखना होगा। जैसे फ्यूल, ऑयल, और क्या लिखूं, लुब्रिकेंट्स। ठीक है, ये हमारे इसमें थोड़े बहुत ये एग्जांपल्स हो गए। अच्छा, कई बार आपको ये भी देखना पड़ेगा, हो सकता है कि आपने ड्राइवर या फिर क्लीनर्स वगैरह ऐसे रखे हों जो ना जब गाड़ी चलती हो या फिर ट्रिप बेसिस पे रखा हो, कि सपोज़ गाड़ी हमारी इतने ट्रिप कर रही है तो तू जितनी ट्रिप की सफाई करेगा ना, हम क्लीनर से बोलेंगे कि देखो भाई, तुम्हें ना गाड़ी जितनी आती है, जितनी ट्रिप मारती है, 1 ट्रिप 2 ट्रिप, बस उतनी तुम्हें सफाई करनी है। हमने तुम्हें ट्रिप बेसिस पे रखा है, सैलरी बेसिस पे, पर मंथ बेसिस पे तुम्हें नहीं रखा है। हो सकता है ऐसे हम ड्राइवर्स भी कहीं से हायर कर लेते हैं कि जितनी ट्रिप होगी पर ट्रिप हम तुम्हें 1000 रुपीज़ देंगे। ठीक है, अगर इस बेसिस पे रखा गया है तो फिर वो भी वेरिएबल हो गया ना, क्योंकि उसे हम बिठा के पर मंथ का तो सैलरी नहीं दे रहे ना। तो जो वो होता तो हमारा फिक्स हो जाता, लेकिन हमने ट्रिप बेसिस पे रख रखा है, गाड़ी चलेगी तभी तुम्हें सैलरी देंगे, नहीं चलेगी हम तुम्हें हायर ही नहीं करेंगे, हम तुम्हें देंगे ही नहीं। क्वेश्चन में अगर ऐसा क्लियरली मैंशन किया होगा तो फिर आपको वो चीज़ें भी यहाँ पे रनिंग चार्जेस के अंदर डालनी पड़ेगी। तो अगर मैं उसे लिखना होगा तो मैं लिखूँगा ड्राइवर्स या फिर क्लीनर्स सैलरी, और कंडीशन क्या था कि हम नहीं रखा हो, इफ पेड ऑन
इफ पेड ऑन पर ट्रिप, पर, या फिर किलोमीटर बेसिस। अगर हम किलोमीटर बेसिस या ट्रिप बेसिस पे ड्राइवर को रेंट, क्लीनर्स को, ड्राइवर को सैलरी, क्लीनर्स को सैलरी या फिर स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, अगर इस बेसिस पे हम कर रहे हैं तो फिर वो हमारा फिक्स कॉस्ट नहीं कहलाएगा, वो हमारे वेरिएबल कॉस्ट कहलाएंगे। मतलब स्टैंडिंग चार्जेस के अंदर ऐसे एक्सपेंसेस को हम नहीं डालेंगे, वो हमारे कहाँ जाएंगे, रनिंग चार्जेस के अंदर। अच्छा, तो ये कॉस्ट तो क्या हो रहा है, हमारा फ्लक्चुएट हो रहा है ना। हाँ, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, दीज कॉस्ट आर increase or decrease, increase or decrease according to actual running of vehicle, according to actual रनिंग ऑफ व्हीकल। कोई और भी एक्सपेंसेस हैं जो आप नहीं कंसीडर कर पा रहे हैं, नहीं आप जान पा रहे हैं कि वो कौन सा है, फिक्स है कि वेरिएबल है, तो आप देख लेंगे क्या वो फ्लक्चुएट हो रहा है। हाँ, हो रहा है तो फिर वो क्या है, वेरिएबल है, और वो फ्लक्चुएट नहीं हो रहा तो वो हमारा क्या है, फिक्स है। आई होप आपको स्टैंडिंग चार्जेस और रनिंग चार्जेस में अब कोई भी दिक्कत नहीं है। नहीं भैया, ये हमें अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखिए थोड़ा सा हम सेमी वेरिएबल में भी देखते हैं। देखिए ये अपने नाम से ही क्लियर है, सेमी वेरिएबल। ठीक है, इसमें क्या होते होंगे आप तो जानते ही हैं कि इसमें ना मिक्सअप होता है फिक्स और वेरिएबल का। ठीक है, और यहाँ पे इन लोगों ने जो नाम क्लियर कर रखा है कि मेंटेनेंस चार्जेस। अच्छा, मेंटेनेंस चार्जेस में क्या क्या आते होंगे भैया, यहाँ पे ना रिपेयर हो सकता है, मेंटेनेंस अपने आप में एक एक्सपेंसेस है, वो हो सकता है। इसके अलावा टायर्स के एक्सपेंसेस, ट्यूब्स के एक्सपेंसेस, और क्या हो सकते हैं, ये सारे हमारे क्या हैं, इसमें सेमी वेरिएबल के अंदर आएंगे। लेकिन कैसे आएगा वो आपको समझना होगा। देखिए, अगर आप गाड़ी चलाते हैं, आपको नॉलेज है इन सब के बारे में, तो आप जानते होंगे कि आपको ना अपनी व्हीकल की, हो सकता है आप कार चलाते हो, तो उसकी ना सर्विसिंग एक फ्रीक्वेंटली ना टाइम बेसिस पे कराना ही पड़ता है आपको, वो फिक्स है। जैसे 2 मंथ्स और ऐसे 10,000 किलोमीटर, विच एवर इज़ अर्लियर, जो भी आप ऐसे कर रहे हैं एक फिक्स टाइम में, 2 महीने के बेसिस में आपने नई गाड़ी ली है तो आपको पहली सर्विसिंग करानी ही पड़ेगी। ठीक है, या फिर आप ऐसे ही बेसिस पे, फिक्स बेसिस पे अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते ही रहते हैं 3 महीने 4 महीने के बेसिस पे। ठीक है, जहाँ आप सर्विसिंग कराने जाते हैं ना, वहाँ पे आपने अमाउंट फिक्स कर रखा है कि हम भाई पर सर्विस तुझे 2,000 रुपीज़ देंगे और वो आपका सर्विस करता है, तो ये एक्सपेंसेस क्या हो गए, फिक्स हो गए। ठीक है, अच्छा, वैसे ही टायर्स के केस में क्या है का कि 10,000 किलोमीटर हम चलाएंगे, ठीक है, तो वो टायर हमारा ख़राब हो जाता है। जैसे ही गाड़ी हमारी 10,000 किलोमीटर चल गई, हम टायर चेंज कर देंगे। ठीक है, चेंज कराने में हमारे वही 5 to 10,000 के अराउंड हमारे एक्सपेंसेस आते हैं, वो भी हमारे फिक्स हैं। लेकिन किसी कंडीशन में क्या होगा कि वो बहुत ही ना गंदे तरीके से पंचर हो गया, आपका टायर बहुत ही ख़राब हो गया, अब ना वो रिपेयर नहीं हो सकता, उसको आपको क्या करना पड़ेगा कि फिक्स से पहले ही आपको उसको चेंज कराना पड़ेगा। फिर ऐसे केसेस में क्या हो गए भैया, वो तो फिक्स नहीं रहा ना, नहीं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसे पहले ही रिप्लेस करना पड़ेगा। वैसे ही गाड़ी के और भी कोई पार्ट्स हैं जो ख़राब हो जाते हैं अपने एक फिक्स पीरियड से पहले, तो आपको रिपेयर तो कराना पड़ेगा ना। हाँ जी, तो फिर वो वेरिएबल हो गए, और जो आप फिक्स टाइम पे कराते रहते हैं रिप्लेसमेंट, वो आपका क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो ये यहाँ पे आपको क्लियरली समझना पड़ेगा कि कौन सा हमारा एक्सपेंसेस है, ताकि आप यहाँ पे लिख सकें। तो मैं इसे कैसे लिखूँगा, इसमें कौन से एग्जाम्पल थे हमारे। पहले तो आप ये लिखें कि ये मिक्सअप है फिक्स एंड वेरिएबल का। मिक्सअप ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। ओके भैया, कुछ एग्जांपल्स बता देते, अभी तो बताया आपको। कौन कौन से एग्जांपल्स हमारे हो जाएंगे यहाँ पे, रिपेयर्स के खर्चे, मेंटेनेंस,
ओके, और हमने क्या डिस्कस किया था, टायर्स या फिर ट्यूब्स, ये सारे एक्सपेंसेस हमारे इसमें कवर हो जाते हैं, या फिर एटसेट्रा बहुत कुछ हो सकता है। वो क्वेश्चन आप जैसे जैसे देखेंगे आप समझ जाएंगे। ठीक है, मैं तो बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें ऐसे होती हैं। ओके भैया, हम जब कॉस्ट शीट बनाएंगे ना तो ये तीनों चीज़ों का ना बहुत इंपॉर्टेंस है, स्टैंडिंग चार्जेस का, रनिंग चार्जेस का और मेंटेनेंस चार्जेस का। आई होप आप ये क्लियरली समझ गए। अब एक छोटा सा और प्रॉब्लम है इस चैप्टर में कि इसमें ना डेप्रिसिएशन को हम क्या कंसीडर करें, फिक्स कि वेरिएबल। भैया कैसी बातें कर रहे हो आप, हम जानते हैं डेप्रिसिएशन ना हमेशा हमारा फिक्स कॉस्ट होता है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दो टाइप से पूछ दिए जाते हैं, किसी कंडीशन में वो फिक्स कॉस्ट भी रहेगा और किसी में वो वेरिएबल भी हो जाएगा। कैसे होगा भैया, आप हमें समझाइए। डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी गलती की वजह से आप पूरा क्वेश्चन गलत कर देंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ इसे समझिए कि डेप्रिसिएशन किस केस में फिक्स रहेगा और कब ये वेरिएबल हो जाएगा। इसके लिए मुझे दो केस आपको कराने पड़ेंगे और मैं चाहूँगा कि इसे आप प्रैक्टिकली करें और समझें। आइए देखिए, एग्जांपल लीजिए कि आपके पास ना एक बस है, ठीक है, और ये कुछ मैं डेटा ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि जब आपने परचेज़ किया था ना इसे, तो आजकल मिनिमम बस की भी कॉस्ट क्या हो जाएगी, सस्ती से सस्ती भी खरीदें अच्छी सी बस, तो मान लीजिए 10 लाख। भैया 10 लाख में बसेस आजकल कहाँ मिल रही है, अरे हमारा बजट कम है ना, हमने छोटी बस ली। ठीक है, मान लीजिए कि परचेज़ कॉस्ट 10 लाख की है इस बस की, ठीक है, और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डेप्रिसिएशन के लिए तो चाहिए ना। हाँ जी, मान लीजिए एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 10 ईयर ऑफ लाइफ, 10 साल चली जाएगी हमारी बस। आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ लाइफ इज इक्वल्स टू, भैया कबाड़ी में कितनी की ही बिक जाएगी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये हमने 40,000 ले लिया। ओके, ये एक छोटा सा हमने डेटा ले लिया। ओके, तो अब देखिए ऐसे केसेस में आप डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। भैया बहुत, ये तो हम 11 से निकालने आ रहे हैं। डेप्रिसिएशन कैसे आप निकालते हैं, आप क्या करते हैं कि कॉस्ट में से, उसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, और इसे डिवाइड कर देते हैं आप यूज़फुल लाइफ से, यूज़फुल लाइफ। ओके, कैसे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, मुझे आप कैलकुलेट करके बताइए। भैया कॉस्ट ना 10 लाख तो आपने लिखा ही है और स्क्रैप वैल्यू 40,000 है, डिवाइड कर देंगे इसकी लाइफ कितनी थी जी, ये हमारी 10 साल चलने वाली है। ओके, कितना आ जाएगा एक बार आप मुझे बता देंगे। कितना है, 10 lakhs माइनस 40,000 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू 96,000। ओके, ये रुपीज़ 96,000 हमारा डेप्रिसिएशन आ गया। देखिए जब ये ऐसे गिवन रहेगा ना तो ये हमारा फिक्स कॉस्ट होगा। ठीक है, अच्छा फिक्स कैसे हुआ भैया, फिक्स ही तो है, 96,000 हमें पर मंथ देना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या समझा कि जब हमारा क्वेश्चन एस्टिमेटेड लाइफ अगर ईयर्स में गिवन हो, दिया हो कि 10 साल चलेगी, 12 साल चलेगी, या जो भी फिक्स्ड ईयर्स में चलेगी, तो वैसे केसेस में जो हमारे आते हैं डेप्रिसिएशन वो फिक्स्ड ही होते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा केस हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले मैं लिख दूं कि ये हमारे क्या हो जाएंगे, फिक्स्ड कॉस्ट, ये डेप्रिसिएशन हमारा फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। ओके भैया, एक दूसरा एग्जांपल हम एक और लेते हैं। मान लीजिए क्या माने, फिर से अज्यूम करिए कि मान लीजिए परचेज कॉस्ट या फिर व्हीकल कॉस्ट, आप कुछ भी लिख सकते हैं। परचेज कॉस्ट भी आप इतना ही ले लो, हमने ले लिया। मान लीजिए कि परचेज कॉस्ट फिर से हमारी ये दूसरी बस है जिसकी वैल्यू 10 लाख ही है। इसकी लाइफ ना इस बार
एस्टिमेटेड ईयर्स में नहीं गिवन है, एक फिक्स्ड ईयर में नहीं गिवन है। लाइफ इस बार ना किलोमीटर में दे दिया कि जैसे ही आपकी बस 1 लाख किलोमीटर रन कर जाएगी उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, वो अब किसी काम की नहीं रह जाएगी। ओके, तो लाइफ इतना ले लिया, कुछ एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू तो होगा ना? हाँ जी है, वही ले लेते हैं। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल्स टू 40,000 ही ले लेते हैं। ओके, ऐसे केस में जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू, फार्मूला हमारा वही रहेगा, हम यहाँ कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू जो कि 40,000 है और इसे डिवाइड कर देंगे इस बार। पहले हम यूज़फुल लाइफ से करते थे ना, इस बार हम लाइफ, ये भी हमारी लाइफ क्या आ जाएगी 1 लाख किलोमीटर से, 1 लाख किलोमीटर से आप डिवाइड कर देंगे। तो ये जो आएगा ना कितना आ जाएगा, 10 लाख माइनस 40,000 डिवाइड बाई 1 लाख इज इक्वल्स टू 9.6 किलोमीटर, 9.6। और ये हमारी किस चीज़ में आएगा भैया, ये तो किलोमीटर में आ गया। ओके, हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे भैया, हम तो यहाँ कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे थे ना। ये हमारा आ जाएगा ₹9.6 पर किलोमीटर। मतलब आपने देखा यहाँ पे कि डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में अगर व्हीकल की लाइफ ईयर्स में गिवन है, फिक्स्ड ईयर में, तो फिर वहाँ पे वो जो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा डेप्रिसिएशन का वो फिक्स्ड हो जाएगा। लेकिन अगर व्हीकल की जो लाइफ है वो किलोमीटर में गिवन हो, ठीक है, कि इतने किलोमीटर चलेगी उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसे में जो आपका डेप्रिसिएशन निकलेगा व्हीकल का वो यहाँ पे वेरिएबल हो जाएगा। भैया देखो, आप गाड़ी जब चलाओगे ही नहीं तो वो ख़राब भी नहीं होगी, गाड़ी पड़े पड़े अपनी रह रही है, यहाँ पे लोग ऐसा अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा इस बार आया 9.6 पर किलोमीटर, ये रुपीज़ है। ओके, और ये किस चीज़ में आया भैया, ये वेरिएबल कॉस्ट हुआ हमारा। अच्छा, डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन है, कैसे भी कैलकुलेट करें हमें तो निकालना टोटल कॉस्ट ही है। हम बाइफरकेट ही क्यों कर रहे हैं ना। क्वेश्चन कई बार चालाकी करता है आपसे, ठीक है, वो आपको कॉस्ट शीट बनाने को तो देगा। कॉस्ट शीट बनाने का एक ही मतलब है कि आप टोटल सेल प्रोसीड, टोटल रेवेन्यू आप निकालें और साथ में प्रॉफिट भी बताएं और टोटल कॉस्ट भी बताएं। आप एक ही बार में निकाल सकते हो। तो फिर हमने ये भैया स्प्लिट करके क्यों पढ़ा, हमने स्टैंडिंग चार्जेस अलग से पढ़े, रनिंग चार्जेस अलग से पढ़े, मेंटेनेंस चार्जेस अलग से पढ़े। हाँ, क्वेश्चन चालाकी करता है, वो आपसे उनके साथ साथ ये भी पूछेगा कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितने थे वो आप बता दो, टोटल फिक्स कॉस्ट कितने थे वो भी आप हमें बता दो। फिर वैसे में ना थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। तो इसीलिए जो हम अपनी कॉस्ट शीट बनाएंगे, अगर क्वेश्चन की डिमांड वैसे है स्प्लिट करके बताने की, तो हम अपनी कॉस्ट शीट भी स्प्लिट करके ही बनाएंगे। मतलब पहले हम फिक्स कॉस्ट को अलग लिखेंगे, वेरिएबल को अलग लिखेंगे, सेमी वेरिएबल को अलग लिखेंगे और लास्ट में तीनों को ऐड कर देंगे, टोटल हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए डिपेंड करता है क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ रहा है। अगर उसने सीधा सीधा पूछा कि सिर्फ हमें टोटल प्रोसीड बताइए, हम एक ही बार में रनिंग एंड स्टैंडिंग चार्जेस लिखेंगे और सारा का सारा निकाल देंगे। ओके भैया, ये हमें समझ में अच्छे से आ गया। दो आपने बहुत ही अच्छे इनके टर्म सीखे। पहला कि डेप्रिसिएशन को कब हम फिक्स मानेंगे, कब वेरिएबल मानेंगे, और ऊपर से आपको ये स्प्लिट करने आ गया। ठीक है, ओके, कुछ और भी इसके छोटे छोटे टर्म्स हैं वो हम और देखिए आगे डिस्कस करते हैं। आगे आप मेरे साथ देखेंगे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, या फिर आपको जानना है ही व्हाट इज़ टेकिंग्स या फिर कलेक्शन प्रोसीड्स किसे आप कहेंगे। देखिए, अगर आप गुड्स बेच रहे होते हैं तो जो आपने सेल करके अर्न किया ना, जो सेलिंग प्राइस हुई वो आपकी बन जाती है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ तो हम गुड्स कुछ सेल तो नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर्विस प्रोवाइड इस केस में जो हमारा सेल का अमाउंट होगा ना, जो सेल प्रोसीड होगा, उसी को हम कहेंगे यहाँ पे टेकिंग्स। अब बस का फेयर आप चार्ज कर रहे हो, ठीक है, उसे आप सेल नहीं बोलोगे, आप उन्हें टेकिंग्स बोलोगे, या फिर कलेक्शन कितना हुआ उससे प्रोसीड कितना हुआ आप वो बोलोगे यहाँ पे। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, इन केस ऑफ सर्विस इंडस्ट्री, इन केस ऑफ सर्विस इंडस्ट्री, in case of service industry, sales is treated as
सेल्स इज ट्रीटेड एज टेकिंग्स और कलेक्शन प्रोसीड। ओके भैया, जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना तो ऐसे ऐसे वर्ड्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, फिर आपको ये ना लगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और, इसे कई बार रेवेन्यू भी कहते हैं, ठीक है, रेवेन्यू भी कहते हैं। ओके भैया, ये हमें क्लियर हो गया। देखिए, और ऐसे ऐसे कुछ 3-4 और पॉइंट्स हैं, हम उन्हें डिस्कस करेंगे और सीधे हम अपने फॉर्मेट पे जंप कर जाएंगे। एक बार फॉर्मेट सीख लेंगे, सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ओके भैया, ये हमें इतना समझ में आ गया। और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं इस चैप्टर में? देखिए, मैंने कोशिश की है पूरा से पूरा जितना हो सके मेरे से कवर कराने की सारे कॉन्सेप्ट। ओके, देखिए कुछ और हैं कि इसमें ना हम इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। पहले तो आपको ये जानना होगा कि इंटरेस्ट भैया कौन से वाले। हो सकता है आपने जो बस खरीदी थी ना, हाँ जी, वो लोन लेके खरीदी थी, ओके। तो जो इंटरेस्ट अकर होगा उसका आप क्या करोगे? है तो एक्सपेंसेस, हाँ भैया ये तो एक्सपेंसेस तो है, तो फिर उसका आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। क्वेश्चन ने आपसे जैसा भी कहा है कि वो सीधे उसको अपने कॉस्टिंग P&L में दिखाना चाहता है तो वहाँ भी दिखा सकता है, अगर क्वेश्चन ने कहा है तो। अगर क्वेश्चन ना कहे तो फिर हम क्या करेंगे? भैया एक्सपेंसेस तो है, जेन्युइन एक्सपेंसेस है, हम इसे क्या करेंगे? कॉस्ट शीट के अंदर ये एक हेड बना के दिखा देंगे, ठीक है। ओके, तो ऐसे लिखना होगा तो मैं क्या लिखूँगा? आइए मेरे साथ, आप भी लिखेंगे। आप सामने नहीं है ना, मैं आपसे ही सब लिखवा था। लिखिए, इफ़ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन if any business organization has taken a loan and paying interest then it will be shown in separate head under cost sheet। ओके भैया, ये हमें समझ में आ गया। अनलेस अदरवाइज stated in question। आपने सीखा कि आप फाइनेंस कॉस्ट का ट्रीटमेंट इस चैप्टर में कैसे करेंगे। फाइनेंस कॉस्ट मीन्स वो इंटरेस्ट, जो आपने व्हीकल ली थी वो लोन लेके लिया था, और लोन पे आप जानते हैं ब्याज लगता है, इंटरेस्ट लगता है, उस इंटरेस्ट का आप ट्रीटमेंट क्या करेंगे इस चैप्टर में। सीधा सीधा अगर क्वेश्चन ने कहा है जैसा वो कह दे कि आप P&L में सीधे दिखाइए, कॉस्टिंग P&L में, हम वहाँ दिखा देंगे। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं किया है, हम उसे जेन्युइन एक्सपेंसेस मान के कहाँ दिखा देंगे? कॉस्ट शीट के अंदर ही एक हेड बना देंगे और वहाँ पे हम इसे शो कर देंगे। ओके भैया, ये हमें समझ में आ गया। ओके, अब जब आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे ना तो वहाँ पे डेली लॉग बुक का, लॉग शीट का एक जिक्र होगा, ठीक है। ये क्या होता है इसके बारे में आपको जानना चाहिए। देखिए, आप तो अकाउंटेंट हैं, आप ऑफिस में बैठेंगे और अकाउंट्स करेंगे, लेकिन बस के साथ, बस ना निकलती है ट्रिप पे, बहुत दूर दूर जाती है, छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते रहते हैं उसमें, कुछ ख़राब हो गया, रिपेयर के खर्चे, कुछ और उसको कोई टैक्स, कोई फ़ाइन वगैरह देना पड़ा, कोई टोल टैक्स लग जाते हैं, जैसे कि हम स्टेट क्रॉस करते हैं, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। वो आपको कैसे पता चलेगा? वो क्या करता है
कि बस में कोई भी अगर स्टाफ हो, कोई ड्राइवर हो या फिर कोई भी आपने रख रखा है, वो क्या करते हैं कि एक छोटी सी ना बुक रख लेते हैं। अब वो डेली एक्सपेंसेस जो भी इनकर होते हैं ना, उस कॉपी में, उस बुक में वो लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, उसी को हम डेली लॉग शीट कहते हैं या लॉग बुक कहते हैं। ओके, आपने देखा होगा कि बड़े सारे ना अलग अलग यूनिक वर्ड्स निकल के आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में। बिल्कुल, और है भी बहुत इंटरेस्टिंग। अब से पहले आप सिर्फ बैठते थे, अब उसकी अकाउंटिंग, ट्रीटमेंट, कॉस्टिंग करना भी आप जानते हैं। अच्छा, इसको लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूँगा? इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आयो मुझे लग रहा होगा कि आप कॉन्सेप्ट भैया क्या प्रैक्टिकल जल्दी से क्वेश्चन करा दो। देखिए, प्रैक्टिकल मैंने कहा बहुत इजी है, वहाँ आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा। 4 to 5 मिनट में आप प्रैक्टिकल निपटाएंगे इसके। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो आप पहले क्लियर करें। ओके, मैं लिख रहा था, इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री अ बुक इज मेंटेन, a book is maintained by every vehicle driver या फिर स्टाफ for recording day-to-day expenses। ओके, ठीक है, तो ये भी आप समझ गए। ओके भैया, हमें लॉग शीट भी या फिर लॉग बुक भी समझ में आ गया। अब इस चैप्टर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉस्ट यूनिट का। जब तक आप कॉस्ट यूनिट नहीं जानते, आप कोई भी कॉस्ट शीट बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है, और मैंने क्या किया, इसमें आपको बिल्कुल बताया ही नहीं है कॉस्ट यूनिट के बारे में। देखिए, सारी जो कैलकुलेशन है ना, वो इसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, होटल एंड हॉस्पिटल इंडस्ट्री पढ़ने हैं। सबकी ना एक पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट होती है। कॉस्ट यूनिट मीन्स भैया जिस पे आप सारी कैलकुलेशन करेंगे। देखिए, अगर आप बस ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हम इसकी जो कॉस्ट यूनिट रखते हैं वो पर पैसेंजर, पर किलोमीटर के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। आपको टोटल प्रोसीड जानना होगा, ठीक है, कि कितना अर्न हुआ, तो आप कैसे निकालेंगे? देखो भाई, एक पैसेंजर 1 किलोमीटर ट्रैवल करता है, ठीक है, तो हम उसे 5 रुपया चार्ज करते हैं। आप मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग्स कर देंगे कि टोटल कितने पैसेंजर्स हैं, टोटल कितने किलोमीटर उसने ट्रैवल किया, टोटल निकल के चला आएगा आपके पास। ठीक है, तो ये जो है ना इस चैप्टर का कॉस्ट यूनिट है। सारी की सारी कैलकुलेशन आप इन्हीं कॉस्ट यूनिट के बेसिस पे ही करेंगे। और ये कॉस्ट यूनिट भी ना 2 प्रकार के होते हैं। कौन से होंगे थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे, पहले आप ये ज़रूर देख लें। तो आपने देखा, बस ट्रांसपोर्ट के केस में पर पैसेंजर पर किलोमीटर कॉस्ट यूनिट है। वैसे ही टैक्सी ट्रांसपोर्ट में पर इफेक्टिव किलोमीटर। ये इफेक्टिव क्यों है ना, मैं ओला उबर का एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा जब इस चैप्टर को स्टार्ट कराऊंगा, मतलब टैक्सी ट्रांसपोर्ट को स्टार्ट कराऊंगा। अभी आप बस याद कर लें, पर इफेक्टिव किलोमीटर। वैसे ही ट्रक ट्रांसपोर्ट के केस में पर टन पर किलोमीटर। कि क्या हुआ कि 1 टन अगर हम ट्रक में सामान लोड करते हैं और वो 1 किलोमीटर ट्रैवल करती है तो हम 50 रुपये चार्ज करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन करेंगे कितना टन उसमें सामान था और कितना किलोमीटर उसने ट्रैवल किया, मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल आपका अमाउंट निकल के चला आएगा। ओके भैया, वैसे ही आप देखेंगे होटल इंडस्ट्री में पर रूम पर डे। ठीक है, एक रूम एक दिन का कितना चार्ज है वहाँ पे। ठीक है, जैसे कि आप कभी होटल वगैरह में ऑफकोर्स जाते ही होंगे। ठीक है, तो आपने क्या देखा होगा कि आप 1 डे और 1 नाइट स्टैंड करते हैं। ठीक है, तो कितना चार्ज आपसे करता है? 2000, 3000, 4000, 10,000। वो क्या होता है, रूम और डे बेसिस पे होता है। ठीक है, वैसे ही रूम डेज भी कहीं कहीं आता है और कहीं बेड नाइट्स के हिसाब से भी ये लोग
कैलकुलेट करते हैं। जैसा क्वेश्चन में कहेगा वैसा हम करेंगे, कुछ नहीं कहेगा पर रूम पर डे के हिसाब से हम कॉस्ट यूनिट रखेंगे। ओके, और हॉस्पिटल इंडस्ट्री में भैया पेशेंट डेज, ठीक है, कौन सा पेशेंट कितने दिन रहा वहाँ पे। कुछ लोग बेड के हिसाब से भी कैलकुलेशन करते हैं, बेड के हिसाब से भी कैलकुलेशन करते हैं। क्वेश्चन जैसा कहेगा हम वैसा करेंगे, नहीं कह रहा तो इसकी कॉस्ट यूनिट पेशेंट डेज के हिसाब से होती है, ठीक है। ओके, तो अब देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये कॉस्ट यूनिट भी ना दो प्रकार की होती है, पहला सिंपल कॉस्ट यूनिट और दूसरा कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। अब ये क्या होता है भैया, देखिए सिंपल कॉस्ट यूनिट में मैं सिर्फ एक फैक्टर को ही कंसीडर करूंगा, उसे हम सिंपल कहेंगे। जैसे मैंने बोला पर किलो, पर लीटर, पर टन, ठीक है, ये क्या है, बस एक वर्ड हुआ ना, हाँ, तो ये हमारे सिंपल होते हैं, बस एक ही फैक्टर इसमें हम कंसीडर करते हैं। और कंपोजिट में कम से कम दो, और दो कैसे, जैसे कि अभी तो मैंने बताया होटल वाले, सॉरी ये ट्रांसपोर्ट में मैंने आपको क्या बताया, पर पैसेंजर पर किलोमीटर। देखिए पर पैसेंजर एक अलग हो गया और दूसरा पर किलोमीटर ये दूसरा हो गया, तो हमने यहाँ पे दो कंपोनेंट को कंसीडर किया ना, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। फिर वैसे ही पर इफेक्टिव किलोमीटर, वैसे ही पर टन पर किलोमीटर, पर टन पर किलोमीटर, दो यहाँ पे कंपोनेंट कंसीडर हो रहे हैं ना, हाँ, तो इसे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे कंपोजिट बोलेंगे। ओके भैया, हमें कॉस्ट यूनिट भी समझ में आया, और सिंपल कॉस्ट यूनिट किसे कहेंगे और कंपोजिट किसे कहेंगे वो भी हमें समझ में आया। ओके, अब मुझे लिख के बताइए कि इसे लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे। आप लिखेंगे मेरे साथ यहाँ पे, क्या लिखूँ मैं, ओनली वन फैक्टर इज कंसीडर अंडर दिस, ओनली वन फैक्टर is considered only one factor is considered while computing cost। ओके भैया, एग्जाम्पल में आपने कुछ बोला था ना, हाँ जी, एग्जाम्पल में आप लिख लेंगे यहाँ पे पर किलो या फिर पर लीटर। ओके, इसके अलावा और क्या बोला था, पर टन एटसेट्रा। ओके भैया, पर टन एटसेट्रा। ये सब्जी वालों ने परेशान कर रखा है, गली में दिन भर घूमते रहते हैं। नहीं लेना भैया, मैं जाओ। ओके, आपने सिंपल कॉस्ट यूनिट यहाँ पे देखा। ओके भैया, सिंपल हमें क्लियर हो गया। अब कंपोजिट आप हमें बता दो, कंपोजिट हमें लिखना होगा तो कैसे। हमने यहाँ बोला कि दो फैक्टर को एक साथ कंसीडर करते हैं। मैं क्या लिखूँगा, वेयर टू फैक्टर्स आर कंसीडर्ड, वेयर टू फैक्टर्स are considered okay for calculating of cost, for calculation of cost। ओके, हम क्या करते हैं, कंपोजिट में दो फैक्टर को एक साथ कंसीडर करते हैं। और इसके एग्जांपल में भी आपने क्या बताया था, आप बताइए। हमने बोला था पैसेंजर किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर। ओके, और क्या था दूसरा, टन किलोमीटर, टन किलोमीटर। और क्या हमने देखा था, पेशेंट डेज। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप कि दो ना फैक्टर एक साथ कंसीडर किए जा रहे हैं, पैसेंजर अलग, किलोमीटर अलग, टन अलग, किलोमीटर अलग, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ एक यूज़ किया जा रहा था। ओके भैया, हमें अब यहाँ पे कॉस्ट यूनिट भी समझ में आई, और साथ ही साथ सिंपल कॉस्ट यूनिट किसे कहते हैं और कंपोजिट कॉस्ट यूनिट किसे कहते हैं ये भी समझ में आ गया। बस ये एक लास्ट आप समझ लें, उसके बाद हमारी सारी डेफिनेशंस ख़त्म हो जाएगी, कॉन्सेप्ट ना 100% क्लियर हो जाएंगे। ओके,
अब देखिए कई बार सवाल आ जाते हैं कि आप अब नॉर्मल कॉस्ट की ना इसमें ट्रीटमेंट क्या करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि इस चैप्टर में आप नॉर्मल कॉस्ट हम कहते ही किसे हैं। बिल्कुल, आप सामने होते तो मैं आपसे पूछता, लेकिन आप फिर भी मुझे बताएंगे, आप सोचेंगे कि किसे हम कहेंगे अब नॉर्मल। देखिए ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में ना कई बार फाइन लग जाते हैं, कई बार ओवरलोडिंग की वजह से पेनल्टीज़ वगैरह चार्ज कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब ऐसी कॉस्ट को आप क्या करेंगे। देखिए ये एक्सपेंसेस हुए तो ज़रूर हैं, ठीक है, लेकिन लॉजिकली क्या होने चाहिए थे, नहीं, ये ड्राइवर की गलती की वजह से या फिर जो भी कह लो उनकी लापरवाही की वजह से ऐसे एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए। तो ये बिज़नेस में तो जी हम मतलब कॉस्टिंग P&L में तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, क्योंकि बिज़नेस का एक तरह से एक्सपेंसेस है, लेकिन कॉस्ट शीट के अंदर इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, आप बहुत ही अच्छे अकाउंटेंट हैं, इसीलिए इसकी ट्रीटमेंट आप बिल्कुल सही करेंगे। ओके, तो एग्जाम्पल के लिए मैं क्या लिखूँगा इसमें, एग्जाम्पल के लिए मैं लिखूँगा फाइन कोई लग गई या फिर कोई पेनल्टी लग गया, पेनल्टी फॉर ओवरलोडिंग। ओके, आप क्या करेंगे इसका, पहले तो आप बोलेंगे कि देखो भाई ये कोई ना कॉस्ट का पार्ट ही नहीं है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉस्ट। Not the part of cost, hence will not show in cost sheet। लेकिन कुछ तो करेंगे, hence will not shown in cost sheet। ओके, कॉस्ट शीट में आप नहीं दिखाएंगे, लेकिन है तो अब एक्सपेंसेस, अब नॉर्मल लॉस हैं, अब नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं, कहीं तो आप दिखाएंगे। हाँ जी, इसे हम डायरेक्टली कहाँ पोस्ट कर देंगे, कॉस्टिंग P&L में। तो मैं लिखूँगा इट इज़ डायरेक्टली ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। कॉस्टिंग P&L अकाउंट। ओके भैया, देखिए फाइनली जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे इस चैप्टर में मैंने पूरी कोशिश की आपको करा दूं। अब आप जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आपको कुछ भी नया जैसा नहीं लगेगा हाँ इसके बारे में मुझे कुछ ना कुछ पता है। और एट द एंड आपको चाहिए क्या, आपको बस सेल प्रोसीड निकालना है, टोटल रेवेन्यू निकालना है, वो तो आप इजीली कॉस्ट शीट की हेल्प से निकाल ही दें। ओके भैया, अब चलो बहुत टाइम हो गया इस चीज़ को, आप हमें ना जल्दी से फॉर्मेट इसका बता दो। बिल्कुल, आइए मैंने आपके लिए फॉर्मेटिंग ऑलरेडी तैयार करके रखी है। देखिए आपको यहाँ पे दो फॉर्मेट गिवन है, मॉड्यूल इन दोनों को फॉलो कर रहा है। ठीक है, CMA इंटर मॉड्यूल में मैंने देखा ये दोनों फॉलो कर रहा है। कब कौन सा आपको फॉलो करना है ये यहाँ पे देखना है। देखिए आपसे क्वेश्चन में सिर्फ टोटल कॉस्ट पूछा जाएगा या फिर सिर्फ टोटल टेकिंग्स रेवेन्यू या फिर टोटल सेल प्रोसीड आपसे पूछा जाएगा। फिर ना आप इस दूसरी शीट का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी शीट कहने का मतलब मेरा कि दूसरा वाला ये फॉर्मेट। ओके, क्यों आपको सेपरेट करके दिखाना है, आप सीधे एक ही बार में लिखेंगे स्टैंडिंग एंड रनिंग कॉस्ट और जितने भी एक्सपेंसेस हैं सारे के सारे इसमें आप लिख देंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट आप जानते हैं कि दो बेसिस पे होते हैं, या फिर कॉस्ट का कुछ सर्टेन परसेंटेज होता है या फिर टोटल टेकिंग्स के सर्टेन परसेंटेज होते हैं, वो आपको निकालना आता है, आप निकाल देंगे, कहानी ख़त्म, बन गया हमारा कॉस्ट शीट। ओके, लेकिन भैया क्या होगा जब क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट, सेल प्रोसीड के अलावा भी हमसे पूछा जाए कि टोटल सिर्फ फिक्स कॉस्ट कितने हैं, टोटल रनिंग चार्जेस कितने हैं, मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितने हैं, टोटल सेमी वेरिएबल या फिर मेंटेनेंस चार्जेस कितने हैं। ये तभी पॉसिबल होता है ना जब क्वेश्चन थोड़ा टफ आ जाता है। कोई बात नहीं, फिर उस केस में आप क्या करेंगे, ऐसे स्प्लिट करके, बाइफरकेट करके अलग अलग आप लिख के दिखा देंगे। ओके, आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया। तो फॉर्मेटिंग आपको कैसे करनी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट फॉर, अच्छा ये दो बहुत ही फेमस ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ हैं, इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये ठाकुर भानु प्रताप ट्रांसपोर्ट कंपनी और दूसरा केवटा ठाकुर ट्रांसपोर्ट कंपनी। ठीक है,
तो ये बस थोड़ा सा ऐसे ही फ़न के लिए मुझे याद आ गया, मैंने लिख दिया। कोई नहीं, आप ऐसे ही करके इसकी कॉस्ट शीट बना लेंगे। ठीक है, फाइनली यहाँ पे हमारा सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स ओवर हो गए। नेक्स्ट क्लास से आपको क्या करना है, मैं एक एक करके स्टार्ट करूँगा। जैसे पहले तो मैं आपको 3 पढ़ने हैं ना, ट्रांसपोर्ट, होटल और हॉस्पिटल। मैं सबसे पहले ट्रांसपोर्ट को उठाऊँगा। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में भी सबसे पहले देखिए, ट्रांसपोर्ट में भी आपको 3 चीज़ें पढ़नी हैं, बस ट्रांसपोर्ट, टैक्सी ट्रांसपोर्ट और ट्रक ट्रांसपोर्ट। इसमें मैं सबसे पहले आपको बस कराऊंगा, दूसरी बार में ट्रक कराऊंगा और तीसरी बार में टैक्सी कराऊंगा। जैसे ही तीनों आप करेंगे, आपका चैप्टर ट्रांसपोर्ट का ओवर हो जाएगा। ओके, उसमें भी जो मेरा कराने का पैटर्न रहेगा, मैं कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और फिर तो CMA इंटर स्टडी मटेरियल है ही, उसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, आई प्रॉमिस मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, सारे के सारे हम उसे करेंगे। ओके, तो आप बने रहें मेरे साथ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे टच में रहें और दोस्तों को भी आप शेयर करते रहें ताकि वो भी ये क्लासेस अवेल कर पाएँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।